हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाइनल का जो आईसीआई ने जनवरी 21 एडिशन का केस स्टडी सिनेरियो दिया है, एमसीक्यू आप देख लेना। एमसीक्यू में कोरिजेंडम में 4 एमसीक्यूज के आंसर्स में चेंज है तो आप वहाँ से कर लेना। मैं आपको कहता है इसमें केस स्टडी सिनेरियो करवा रहा हूँ, ठीक है। केस स्टडी सिनेरियो करवाने का कहते हैं इसमें बहुत सारा कहते हैं मैनर के हम कैसे कर सकते हैं उसको। इट्स डिपेंड what the time we have to complete or attend the case study questions। कितना टाइम है अपने पास उन क्वेश्चंस को कहते हैं इसमें करने का, ठीक है। कई बार अगर आपको लगता है कि टाइम कहते हैं आपके पास शॉर्ट है तो आप सीधा कहते हैं इसमें क्या करो, जो पीछे क्वेश्चंस गिवन है उनसे करना स्टार्ट करो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है जिसमें केस स्टडी का थ्योरी या डेटा देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, और फिर भी मान लो इसमें कोई बीच में डेटा आ जाए तो हम उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो टाइम कम होने पर एक तरीका ये है। सेकेंड थिंग कहते हैं इसमें इफ़ यू हैव इनफ टाइम, अगर आपके पास सफिशिएंट या इनफ टाइम है तो सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है वो केस स्टडी को पूरा का पूरा स्टडी करो, उसका मेन डेटा को माइंड में कहते हैं इसमें थोड़ा कंसिडर करो कि वो कहना क्या चाहता है, देन उसके क्वेश्चंस पे आ जाओ। वो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। पर उसमें नो डाउट कहते हैं इसमें नॉर्मल जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था शॉर्ट टाइम वाले से, उससे तो डबल टाइम लग जाएगा, पर उसमें आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये अपना अपना कहते हैं इसमें सिचुएशन है कि आपको कौन से कहते हैं इसमें मेथड बेटर लगता है। हम डिफरेंट मेथड से इसको करेंगे। तो ये जो अपना सीए फाइनल का पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है, उसके एमसीक्यूज वो आप कर लेना। केस स्टडी सिनेरियोज वो मैं कहता है इसमें करवाऊंगा, ठीक है। ये देखो आईसीआई के पेज नंबर 57 केस स्टडी सिनेरियो, वहाँ से हम कहते हैं इसमें क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। पहले केस स्टडी को समझते हैं। इसमें कि ये ध्यान रखना कि मैं जहाँ पर अंडरलाइन करवाऊँ वो मेन डेटा है। तो आप भी कहते हैं इसमें अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी है तो बेटर थिंग है, नहीं तो फिर वो अंडरलाइन आप कैसे करते हो अपने लैपटॉप और में, वो आप कहते हैं इसमें देख लेना। मेन थिंग्स को अंडरलाइन करना, सारा नहीं, या आप मेन एग्जाम में भी कहते हैं इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे ये पेज टर्न करूंगा मैं इसको आगे तो फिर वो अंडरलाइन वाला पोर्शन हट जाएगा। तो आप भी कहते हैं मेरे साथ इसको समझते हुए चलना। WRPC लिमिटेड, इसमें ध्यान रखना कंपनी कौन सी टारगेट कर रहा है ये जरूर सोचना। वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है। क्योंकि आपने देखा होगा मेनली जो अपने 3 चैप्टर से डायरेक्टर वाले चैप्टर 1 to 3 उसमें लिस्टेड अनलिस्टेड करके बहुत सारा कहता है इसमें डेटा का डिफरेंस आ जाता है, पब्लिक प्राइवेट करके डेटा का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट करके डेटा का डिफरेंस आ जाता है, तो उसको जरूर समझना। WRPC लिमिटेड एक मल्टी बेस कंपनी, मतलब एक पब्लिक कंपनी है जिसमें सीजी के पास देखो कितना स्टेक है, 35%। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के पास कितना है, 15% एंड 10%। तो देखा जाए तो ये कौन सी कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का डेटा क्या कहता है सेक्शन 2 क्लॉज 45 का, जिसमें 51% और मोर पेड अप कैपिटल। हालांकि आज के टाइम में वर्ड क्या हो गया वहाँ पर, टोटल वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय सीजी और एसजी और सीजी प्लस एसजी और एसजी प्लस एसजी। तो यहाँ पर सीजी प्लस एसजी टोटल कितनी होगी, 35 + 15, 50 + 10, 60%। तो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। इंटरनल ऑडिटर्स कहता है कि सर कंपनी में कहते हैं इसमें कुछ इरेगुलरिटी चल रही है। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 WRPC ऑल्सो डिफॉल्टेड इन कॉम्प्लाइंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब देखो काम का डेटा आ गया, इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 फाइल नहीं की है। तो इसका मतलब इसने एक डिफॉल्ट कर दिया। अब इस डिफॉल्ट का इम्पैक्ट क्या आएगा वो आपको कहते हैं इसमें आगे पता चलेगा। ये जरूर ध्यान रखना है, थी तो गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन इसने क्या की है 137 एंड सेक्शन 92 की डिफॉल्ट। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी वाज ऑल्सो सर्व्ड शो कॉज नोटिसेज बाय द रेवेन्यू ऑफिशियल ऑन सर्टेन जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिलेटेड इश्यू। ये कोई खास काम का नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ WRPC कंसिस्टेड ऑफ 14 डायरेक्टर्स, बहुत खुशी की बात है। ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस अलेज इंटरनल कंट्रोल, ये क्या करना चाहती है, अपने डायरेक्टर्स को बढ़ाना चाहती है कितने, 14।
14 डायरेक्टर्स इसमें थे। अब इसने क्या किया है, अपॉइंट किया है राजन एक सीए, संजय एक सीएस, इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। तो 14 तो पहले से थे, +2 हो गए, टोटल कितने डायरेक्टर हो गए 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी एज पर सेक्शन 149 क्लॉज 1 कितने हो सकते हैं 15। अगर 15 को इंक्रीज करना है तो क्या पास करना होगा SR, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकेंड थिंग कहते हैं इसमें गवर्नमेंट कंपनी है, जो सेक्शन 8 कंपनी NPO कहते हैं इसमें, उसमें कहते हैं SR पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर वो मैक्सिमम कहते हैं इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का डेटा एप्लीकेबल नहीं होता, ना ही उनका इंक्रीजिंग नंबर। अभी सेक्शन 8 कंपनी तो है नहीं, अभी कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी को 14 to 16 लाना है तो SR पास करने की जरूरत नहीं थी, बट इसने किस में डिफॉल्ट कर दी, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, तो इसको वो एग्जामिशन नहीं मिलेगी। मतलब इसको 14 to 16 लाने के लिए क्या पास करना पड़ेगा, SR। ये देखो आपके मेरे हिसाब से डायरेक्टली एक मुझे क्वेश्चन जहाँ तक MTP का याद है, उसके अलावा ऐसे सेक्शन 92 एंड 137 को बेस बनाकर उसने डेटा को कहते हैं इसमें चेंज किया है, देखने में नहीं आया ICA के मटेरियल में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो कंपनियां, सर्किट बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से देखना, ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। एंड पिस्को, ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक, ठीक है। टू मेजर कंपोनेंट सप्लायर्स ऑफ WRPC, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CBPL इज अ फैमिली मैनेज बिजनेस विद 51% शेयर होल्डर्स। CBPL कौन सी कंपनी है, प्राइवेट। पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स इज येट टू बी लिस्टेड, मतलब ये कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड, ठीक है। एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, अब इन दोनों का बताया तो देखो CBPL की 31/3/18 को है 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल, 19 को भी वही है। पिस्को की 50-50 कोई इश्यू नहीं। टर्नओवर था 315 बढ़ के हो गया 350, टर्नओवर था 275 बढ़ के हो गया 305, कोई दिक्कत नहीं। CBPL में 4 डायरेक्टर से 31/3/18 को एंड 5 हो गए 31/3/19 को, मतलब एक डायरेक्टर बढ़ गया। इन केस ऑफ पिस्को 7 डायरेक्टर्स थे 18 को एंड 6 एंड 19 को, इसमें एक कम हो गया। नन ऑफ द कंपनीज हैड अपॉइंटेड एनी वुमेन डायरेक्टर ड्यूरिंग 2 years, ये काम का डेटा आ गया, पक्का क्वेश्चन बनेगा। इन दोनों में से किसी कंपनी ने भी किसको अपॉइंट नहीं किया है, वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया। तो सबसे पहला देखो ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, लेकिन कौन सी वाली है, अनलिस्टेड। सबसे पहला ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन की जो केस स्टडी देता है ना, उसमें बहुत सारी हिंट होती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो एक मैनर ये भी है कि आप केस स्टडी का जब कहते हैं इसमें थ्योरी या डेटा कहते हैं इसमें रीड करो, उस समय क्वेश्चन अपने आप में माइंड में फ्रेम कर सकते हो। इन्होंने लिखा है वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, मतलब पक्का क्वेश्चन तो इस पर बनना है। तो जो वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है उसे कौन सी कंपनी को रिक्वायर्ड है, ये आपको कहते हैं इसमें डेटा क्लिक होना चाहिए। तो एवरी लिस्टेड कंपनी, एक तो वुमेन डायरेक्टर उसको अपॉइंट करना है, दूसरा एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर कितना है 300 करोड़ और मोर। तो फर्स्ट थिंग, ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट, इसको तो अपॉइंट करनी ही नहीं WD। ये कौन सी है, पब्लिक। दो में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ द 2। नंबर 1 पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर, सर ये तो नहीं हो पाई। टर्नओवर कहते हैं इसमें 300 करोड़ और मोर, इस ईयर में नहीं था, अपॉइंट नहीं किया, समझ में आता है, पर अब कितना आ गया, तो इसे नीड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर, इसको अपॉइंट करना पड़ेगा। 18-19 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर हो गया, 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अजय प्रकाश इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CBPL। कंसिडरिंग हिज ओल्ड एज एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यू ही वांट्स टू रिटायर। हो जा भाई,
Accordingly, he discussed the matter in a board meeting and also proposed to explore the possibilities of appointing his eldest son प्रणव प्रकाश. सर ये भी बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, मेरा ही बेटा है, अपॉइंट कर लो मैनेजिंग डायरेक्टर. कितने ईयर्स के लिए? एमडी बनाना फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. सेक्शन 196 क्या कहता है? एमडी को आप मैक्सिमम कहते हैं इसमें कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हो? 1 टर्म में 5 ईयर्स, फिर ये अपॉइंटमेंट होगा अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स. आपने सीधा कर दिया 10 ईयर्स, गलत है सर. द बोर्ड मीटिंग ऑफ पिस्को इलेक्ट्रॉनिक वर कन्वीन्ड 5 टाइम्स ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2018. चलो कोई दिक्कत नहीं. नो बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड इन जनवरी और फरवरी 2019, बट देयर आफ्टर 6 बोर्ड मीटिंग वर हेल्ड ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2019. मतलब पूरे कैलेंडर ईयर की बात कर दी. Vasuki is one of the executive director appointed by the Pisco Electronics. He had taken a loan of rupees 1 crore from the company on 1/1/18 after fulfilling the required formalities. देखो डायरेक्टर को वैसे तो आप लोन नहीं दे सकते, लेकिन जो आप सेक्शन 185 एंड 186 को आगे रीड करोगे तो उसमें गिवन है कि कुछ कंडीशंस जो फुलफिल हो जाए, जैसे टर्म्स ऑफ कहते हैं इसमें एग्रीमेंट है, बाकी कहते हैं एम्प्लॉयज को जो फैसिलिटीज और दे रखी है उसके भी यहाँ पर लोन दिया जा सकता है. तो द टर्म्स लोन वाज ग्रांटेड दैट वासुकी शैल रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट इन 5 ईयर्स, मतलब 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम. कोई बात नहीं. However, due to the change economic scenario, there was a drastic reduction in the normal borrowing rates. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? चेंज. तो इसकी जो 10% पर एनम थी उसको आपने कहते हैं इसमें क्या कर दिया? 8% कर दिया. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज. 20 इंस्टॉलमेंट को बढ़ा के कर दिया 30 इंस्टॉलमेंट. तो देखो सेक्शन 180 है, उसके अंदर दिया है कि कुछ चीज़ों के लिए एसआर पास करना होगा. जैसे आप अपनी अंडरटेकिंग और सेल करना चाहते हो, वो अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर वो बोरोइंग करना चाहते हो. ठीक है. और फोर्थ थिंग कहते हैं इसमें क्या है? डायरेक्टर्स और का जो लोन और दिया हुआ है उसका टर्म्स और चेंज करना चाहते हो तो ये कर सकती है, पर क्या पास करना होगा इसको? एसआर. अब अपने को देखो इसके कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो हमें क्या करना है? सॉल्व. तो ये देखो अपन ने पूरा डेटा ले लिया. पूरा डेटा लेने का मतलब इसमें थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम हो गया, लेकिन अब क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा कहते हैं इसमें एफर्ट नहीं लगेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे. जैसे देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट WRPC हैड 14 डायरेक्टर्स बट ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इसने क्या कर दिए? 2 डायरेक्टर्स और अपॉइंट कर दिए. तो अब टोटल कितने हो गए? 16. मतलब 15 का डेटा क्रॉस. ऐसे तो गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण इसके ऊपर सेक्शन 149 वाले मैक्सिमम डायरेक्टर्स का रूल और उसका इंक्रीजिंग नंबर एप्लीकेबल नहीं होता, बट इसने क्या की थी? डिफॉल्ट. तो डिफॉल्ट का मतलब इसको भी एसआर पास करना पड़ेगा. तो ये अपॉइंट कर सकती है बिकॉज इन नो केस द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 15 डायरेक्टर वाज टू बी क्रॉस्ड. ये तो गलत है, वो 14 + 2 16 हो गए. WRPC इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 16 बाय पासिंग OR. गलत. WRPC increased the total number of directors to 16 by passing SR in a general meeting of shareholders with a view to appoint both. ये सही है. Being a government company since WRPC is exempt from passing the special resolution. अब देखो जिन बच्चों ने उस डिफॉल्ट वाले पॉइंट को क्लिक नहीं किया वो आईसीआई को ब्लेम देंगे, सर आपका आंसर गलत है, आंसर डी होना चाहिए. रॉन्ग. आंसर क्या है? सी. विद रीजंस. अगर आप कहते हैं इसमें आंसर को क्लिक करते हो तो आपका आंसर गलत होने का सवाल ही नहीं उठता. और देखो मान लो एक केस स्टडी है, उसमें 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच करके आना है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने पास 10 मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स के लिए आप मल्टीप्लाई करो तो 20 मिनट्स तो वैसे ही अवेलेबल होते हैं, तो आराम से अटेंड करो. जिसमें तो अपन ने इतनी बातें और करते हुए भी देखो अभी अपना 20 मिनट्स का टाइम नहीं निकला होगा. नेक्स्ट लेते हैं. From the case scenario, it is noticed that none of the companies has appointed women director. दो CBPL के पास 4 डायरेक्टर्स थे, पिस्को के पास 7 थे. CBPL कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट. उसको तो वैसे ही अपॉइंट नहीं करना. पिस्को को अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि उसका टर्नओवर कितना हो गया था? 305 करोड़. तब आपको चेक करना है. हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वो ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है, ये भी चेक कर लेना, क्योंकि वरना फिर आपका कहते हैं इसमें आंसर गलत हो जाएगा. तो देखो CBPL को अपॉइंट करना है, गलत. प्राइवेट कंपनी को अपॉइंट ही नहीं करना होता. पिस्को इलेक्ट्रॉनिक को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31/3/18. गलत. 31/3/18 के नहीं है, 19 में उसकी कहते हैं इसमें आप चेक कर लो. अगर जैसे इस डेटा में ऐसे कन्फ्यूजन है ना
तो आप वापस पीछे चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 31/3/18 को तो आपका कहता है इसमें टर्नओवर कितना था 275, 31/3/19 को टर्नओवर कितना हुआ है 305। पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स शुड अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। सीबीपीएल तो फालतू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग होल टाइम केएमपी बोथ सीबीपीएल एंड पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट। देखो, प्राइवेट कंपनी को होल टाइम केएमपी की जगह क्या अपॉइंट करना पड़ता है, होल टाइम सीएस, अगर उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होती है 10 करोड़ और मोर, ये रूल 8A कहता है, सही है। सीबीपीएल कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी 100 करोड़ दोनों सालों में 18-19 में, तो उसका मतलब इसको क्या अपॉइंट करना होगा सीबीपीएल को, होल टाइम सीएस। सही है, दोनों अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, केवल होल टाइम सीएस से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, इन व्यू ऑफ द चेंज इकोनॉमिक, अच्छा इसके चेंज हो गया, जो लोन और की टर्म चेंज की है उसके लिए आपको जनरल मीटिंग में एसआर पास करवाना होगा। तो अब आपको चेक करना है डायरेक्टर की टर्म्स आपने चेंज किए, ये तो कह रहा बोर्ड मीटिंग से ही काम कर लो, नहीं गलत है। फिर कह रहा बोर्ड मीटिंग, अगेन गलत है, ये सही है। देखो इसमें क्या आ गया, स्पेशल रेजोल्यूशन, और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कह रहा था, वैसे भी सही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, अजय प्रकाश द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीबीपीएल डिजायरिंग टू रिटायर। अच्छा, ये अपन ने जो डिस्कस किया था, एमडी कितने सालों के लिए अपॉइंट होगा, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ये 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं। तो प्रणव प्रकाश कैन बी अपॉइंटेड एज द एमडी फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स एट अ टाइम, ठीक है। ये प्रणव प्रकाश कैन बी 10 ईयर्स, गलत है। ओहो 15 ईयर्स, और ही गलत है। प्रणव प्रकाश कैन बी अपॉइंटेड एज द एमडी फॉर एनी पीरियड, गलत। सिंपल आंसर ए। सेक्शन 196 आप रीड कर लो। देखो मैंने हर क्वेश्चन के साथ आपको रीजंस भी बताए, और फिर भी देखो डिस्कस होते हुए शुरुआत में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, 17 to 18 मिनट्स में। केस स्टडी डिफिकल्ट नहीं होती, केस स्टडी में पॉइंट ये है कि वो 3 to 4 चैप्टर्स का एक साथ क्वेश्चन बना सकता है, तो साइमल्टेनियसली आपके वो रूल्स कहते हैं इसमें क्लिक हो गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, ये अपने फर्स्ट केस स्टडी का कहते हैं इसमें डेटा कर लिया। अब देखो सेकंड वाली केस स्टडी में ना ऐसे आपको कोई डायरेक्टली डेटा नजर नहीं आ रहा, डायरेक्टली डेटा होता है तो उसको फिर भी समझने की जरूरत पड़ती है। एक 30 डेज है कहते हैं इसमें, ठीक है। तो अपन इसमें एक और मेथड अपनाते हैं जो मैंने आपसे कहा था, जब टाइम कम हो आप सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चंस में भी वो डिटेल्स गिवन करता है, ठीक है। डेटा के लिए मैं अपने पास ये कहते हैं इसमें हार्ड कॉपी रखता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि डेटा के अंदर कहते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो। ये क्या कह रहा है, कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इश्यूड सेपरेट नोटिसेस टू वेंकटेश एक्स होल टाइम डायरेक्टर एंड लोकेश एक्स सीएफओ, पक्का सेक्शन 206 है। देखो सेक्शन 206 क्या कहता है कि रजिस्ट्रार के पास पावर है, जब कंपनी उसको कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करती है वो उसकी स्क्रूटनी करता है कि वो कंपनी के प्रेजेंट एंड पास्ट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज दोनों से डेटा मांग सकता है। पास से वो डेटा मांगेगा जो उनकी नॉलेज में है और जिस समय वो कंपनी में कहते हैं इसमें ऑफिसर्स थे। तो ये एक्स है, मतलब एक्स ऑफिसर से अपन डेटा की क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। बोथ वेंकटेश एंड लोकेश थ्रू देयर सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंटेड दैट दे वर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूपीएल ओनली अप टू 15/12/17। तो इसका मतलब जो नोटिस दिया गया है वो नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद यूपीएल, क्योंकि अब वो कहते हैं इसमें क्या नहीं है, उस यूपीएल कंपनी में काम ही नहीं कर रहे। चलो, इट वॉज आर्ग्यूड बाय बोथ ऑफ देम दैट दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू कंपनी एंड हेंस नॉट बाउंड टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन। मतलब क्वेश्चन का सेंस ये है, रजिस्ट्रार ने पास्ट ऑफिसर्स को नोटिस इश्यू किया कुछ डॉक्यूमेंट्स और कहते हैं गिवन करने के लिए, उन्होंने इस ग्राउंड पे मना कर दिया, सर हम तो फॉर्मर है, हम तो नहीं देंगे, हमें डिसाइड करना है देना है नहीं, देना पड़ेगा। तो अब देखो कंटेंशन ऑफ बोथ वेंकटेश एंड लोकेश इज वैलिड, गलत है। वेंकटेश एंड लोकेश कैन ओनली वॉलंटरली फर्निश इंफॉर्मेशन, मतलब उनकी मूड विथ तो कंपल्सन है। वेंकटेश एंड लोकेश आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू फर्निश टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज थ्रू रेस्पेक्टिव नोटिसेस,
ये सही लग रहा है। और वेंकटेश एंड लोकेश बीइंग द पास्ट एम्प्लॉयज ऑफ यूपीएल सेल्फ फर्निश इन्फॉर्मेशन और रेपुटेशन ऑब्टेन ये कह रहा है कंपनी की रिटर्न कंसेंट लेके, गलत है। आंसर सिंपल सी। तो मतलब सेक्शन 206 क्लॉज 2 past employees and officers are bound to furnish required information to registrar of companies. Next, according to the case scenario, Rajiv, the director of UPL, was convicted and punished with imprisonment for a period of 6 months and with fine of ₹70,000. देखो, अगर किसी डायरेक्टर को आप कन्विक्ट करते हो कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स और मोर, तो सेक्शन 167 क्या कहता है, डीम्ड वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी उन सारी कंपनियों से जिस दिन उसको कहते हैं इसमें कन्विक्टेड किया गया। हाँ, वो अपील और फाइल करता है तो फर्स्ट 30 डेज तक कहते हैं उसका ऑफिस खाली नहीं होगा, वो एक अलग मैटर है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग, ये कह रहा है एक तो इसकी डायरेक्टरशिप थी यूपीएल में और 2 और कंपनीज में, देखो यहाँ पर गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट वन विच सुटेबली अप्लाइज टू गिवन सिचुएशन। तो देखो, राजीव कैन कंटिन्यू होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूपीएल सिंस ही एक्टेड एज पर, नहीं, गलत है। राजीव शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूपीएल फ्रॉम द डेट ही इज सो कन्विक्टेड बट कैट नहीं, बाकी कंपनियों में भी जाएगा, ये भी गलत है। राजीव कैन कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ यूपीएल बट शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग कह रहा है अब यूपीएल के लिए क्वालिफाइड है, बाकी सब के लिए डिस्क्वालीफाइड है। Rajiv shall be deemed to have vacated the office of directorship of UPL from the date he is so convicted and on such vacation of office shall also be disqualified from holding an office. ये सही है। यहाँ रीजन लिखना है तो सेक्शन 167 लिख लेना। रीजन साथ में लिख के रख लो, क्योंकि बाद में भी मान लो आपको वापस पढ़ने का मूड हो, आप कहो कि सर ने ये आंसर कैसे टिक करवा दिया, मैं विद रीजन टिक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब वो आप कहते हैं इसमें हम आईसीए के मॉड्यूल में फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो किस वजह से आया ये आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज रिवील्ड दैट रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द बुक्स एंड पेपर्स रिलेटिंग टू यूपीएल वर लाइकली टू बी आइदर डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर, फॉल्सिफाई और सीक्रेटेड। ROC entered the premises of Messrs. Ajay Jyotsna and Company with the required assistant and seized such books and ठीक है, which of the following options best suit to the given situation। देखो सेक्शन 209 क्या कहता है, सेक्शन नंबर क्या बोल रहा हूँ 209, सर्च एंड सीजर। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि किसी कंपनी, उसके ऑफिसर्स, ऑडिटर्स और क्या कहते हैं इसमें बुक्स और जो हैं वो सीक्रेटेड, फॉल्सिफाइड, डिस्ट्रॉय और होने वाले हैं, तो वो स्पेशल कोर्ट की कहते हैं इसमें परमिशन लेके वहाँ पर जा सकता है। रिक्वायर्ड असिस्टेंस, मान लो से अकेले पिटाई का डर लगता है तो लोकल एरिया का पुलिस स्टेशन जो भी है उनकी वो कहते हैं असिस्टेंस के साथ वहाँ पर एंटर हो सकता है, उसको सर्च कर सकता है, जो से बुक्स और कहते चाहिए थी उनको सीज कर सकता है। कितने टाइम के लिए, 180 डेज। फिर वो क्या करेगा, उनकी कॉपी और ले लेगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स करेगा और उसके बाद वापस किसको रिटर्न कर देगा, कंपनी को। मैं पूरा रूल बता रहा हूँ। स्पेशल कोर्ट की परमिशन से सीज करेगा, ठीक है, कितने डेज के लिए, 1 टाइम है 180 डेज, फिर वापस रिटर्न कर देगा। फिर से चाहिए तो फिर मंगवा लेगा, रिटर्न किसको करेगा, कंपनी को, या जहाँ से सीज की गई वहाँ से उनको। फिर से कितने टाइम के लिए सीज कर सकता है, 180 डेज मोर। तो देखो, रजिस्ट्रार हैड ऑब्टेन एन ऑर्डर ऑफ सीजी, नहीं, गलत है। स्पेशल कोर्ट बी, इसका आंसर बी हो गया। रीजन सेक्शन 209। श्यू मोटो नहीं है, सिविल कोर्ट सेंस ही नहीं है, स्पेशल कोर्ट वर्ड बना हुआ है 209 में। From the case scenario, it is observed that the registrar seized the books and papers of UPL from premises of Messrs. Ajay Jyotsna and Company and retained them for a period of 110 days. Sir, 180 days रख लेते, 110 days क्या रखा? What is the maximum time limit within which the registrar is required to return the seized books and paper? कितने डेज बताए रखने का, 180 डेज। तो चेक कर लो, आंसर सी, खत्म काम। मतलब ये देखो, वो केस स्टडी है जिसमें हमने थ्योरी को नहीं किया। जैसे फर्स्ट में हमने पूरी थ्योरी की थी फिर उसको किया, वो भी बेटर पैटर्न था, मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। पर इनमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव में देखो इतनी सारी भर के थ्योरी दे रखी है, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन बना है उससे सॉल्व हो रही है, अलग अलग तरीके हैं। द अबव केस सिनेरियो स्टेट्स दैट रजिस्ट्रार आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स रिक्विजिट इंक्वायरीज सबमिटेड a report in writing to CG along with the necessary documents and recommendation. What action is contemplated under section 210 of the Companies Act? देखो इसने क्या पूछा है, रजिस्ट्रार ने सेक्शन 208 में रिपोर्ट दे दी सीजी को कि सर ये हुआ।
अब सीजी क्या एक्शन कहते ले सकती है सेक्शन 210 में? तो देखो 210 में सीजी के पास क्या पावर है कि जब वो रिपोर्ट आती है रजिस्ट्रार के साइड से तो वो क्या कर सकती है, इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय एसएफआईओ। एसएफआईओ गलत है, एसएफआईओ का सेक्शन 212 है और यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, सेक्शन 210 की। ये जरूर ध्यान रखना, ये गलत नहीं है अगर यहाँ पर सेक्शन नंबर नहीं होता। सेक्शन नंबर दे दिया तो सेक्शन 210 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट द सीजी में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय, ये सही है बी। द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार द सीजी में ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल कोड गलत, ट्रिब्यूनल ये भी गलत, तो आंसर बी हो गया। ठीक है। 2.6 द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट रजिस्ट्रार रिटेन्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब अकाउंट्स एंड पेपर फॉर अ पीरियड ऑफ 110 डेज, सही है। फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर एंश्योर द नेसेसरी इंस्पेक्शन एंड रिटर्न देम टू द यूपीएल आफ्टर सो रिटर्न, मतलब रजिस्ट्रार ने वापस कंपनी को दे दिया। इफ द रजिस्ट्रार अगेन कॉल्स फॉर द बुक्स एंड पेपर्स देन फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज ही कैन रिटेन देम, 180 डेज नॉर्मल, फिर वापस ये तो फिर 180 डेज, तो 180 डेज चेक कर लो, 120, 182, 10, और ये कह रहा है वंस अगेंस्ट, ये कह रहा मांग ही नहीं सकता, गलत, तो आंसर सी 180 डेज। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन किससे सॉल्व हो गए, एक सेक्शन 206 से, 2-3 क्वेश्चन 209 से और एक क्वेश्चन सेक्शन 210 से। तो ये सेक्शंस नंबर ध्यान में रखना। तो ये अपनी देखो 2 केस स्टडीज खत्म। अब लेते हैं थर्ड। तो देखो सेकंड वाली में फर्स्ट का नियर अबाउट हाफ टाइम कहते हैं इसमें लगा और वो केस स्टडी कंप्लीट हो गई। हो जाएंगी केस स्टडीज, मुझे कोई बड़ा इश्यू लगता नहीं है। और आगे तो केस स्टडीज बहुत छोटे डेटा की है मतलब कहाँ से, शायद केस स्टडी नंबर 17-18 के आसपास है। काफ़ी ऐसे सिमिलर केस स्टडीज है, बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन किया है, उनको भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा डेटा आया दिखता है। चलो बेस्ड एट शिवामोगा कर्नाटका लोटस स्विच गियर्स लिमिटेड इज नोटेड, मतलब देखो एक तो ये पब्लिक कंपनी है, ये क्या बनाती है, अपने काम का नहीं है। फाउंडिंग डायरेक्टर्स अर्जुन रामाकृष्णन, रवि भट्ट, रमेश एंड रिपुदमन, ये इसके शुरुआत के डायरेक्टर्स थे। द कंपनी इज फेसिंग सम डिफिकल्ट टाइम्स फॉर द पास्ट 4 years, सो अर्जुन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर वाइल रमेश एंड रिपुदमन आर द होल टाइम डायरेक्टर्स। मतलब देखो अपने को ध्यान क्या रखना है, ये एक पब्लिक कंपनी है, इसमें देखो डायरेक्टर्स की डिटेल दे दी, अर्जुन, रामाकृष्ण, रवि भट्ट, रमेश एंड रिपुदमन। ठीक है, अर्जुन एमडी था, रमेश एंड रिपुदमन कौन है, होल टाइम डायरेक्टर, कोई बात नहीं। इन अ क्वेस्ट टू ओवरकम द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय कंपनी, रघुराम विजनरी वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द ईजीएम हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2017। एक और को अपॉइंट कर लिया। श्रुति कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी एक अलग आ गई, इज वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ एलएसएल। एलएसएल कौन है, देखो ये, इसकी सब्सिडरी कौन हो गई, प्राइवेट कंपनी। सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी। चलो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एलएसएल विशेष टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ डिस्पोज ऑफ इट्स होल टाइम इन्वेस्टमेंट इन एससीपीएल। अगर आप अपनी कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट मटेरियल सब्सिडरी में या अंडरटेकिंग में डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो तो शेयर होल्डर्स की फिर सेक्शन 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज ये क्या कहता है, आपको अप्रूवल लेनी होगी किसके रूट से, एसआर के रूट से। अकॉर्डिंगली माधवन होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी वाज डायरेक्टेड टू असर्टेन द प्रोसीजर, वो अपन ने बता दी। फॉलोइंग डेटा वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इसने इसकी बताई, पेड अप कैपिटल 50 करोड़, ठीक है, जनरल लेजर है 54 करोड़, सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट 5 करोड़, एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये इसमें से लेस हो जाते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व का कोई वैल्यू नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये लेस हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इन एससीपीएल इसको काउंट मत करो। बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा एंड कंसिडरिंग सेक्शन 2 क्लॉज 57 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 2 क्लॉज 57 नेटवर्थ है, ठीक है।
नेटवर्थ में देखो क्या क्या आ जाएगा, पेड अप कैपिटल आती है, जनरल रिजर्व्स आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आता है, ये तो ऐड होते हैं, इसमें से लेस हो जाएगा ये काउंट ही नहीं होता, ये लेस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन SCPL का कोई सेंस नहीं होता। तो देखो 50 करोड़, 54 करोड़, 5 करोड़, ये ऐड, 7 और 2 ये लेस, तो टोटल कितनी आ गई नेटवर्थ 100 करोड़। एक इन्होंने इसमें वो मीनिंग दे दिया नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है, वो तो खैर आपने पहले ही कर ली होगी। नेटवर्थ में देखो सीधा सा लॉजिक क्या है कि आपकी पॉजिटिव सिचुएशन है उसमें से आपकी नेगेटिव सिचुएशन को माइनस कर दो, तो आपकी असली औकात कहते हैं इसमें क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी। मतलब आप हमेशा ध्यान रखना, जो ये नेटवर्थ ऐसे गिवन है ना, ये कभी क्लिक नहीं होती है, हमेशा इसको क्या करना चाहिए, दो ब्लॉक्स बनाने चाहिए, एक जिसमें ऐड वाला डेटा, दूसरा जिसमें लेस वाला। तो पेड अप कैपिटल, फिर आपके कहते हैं इसमें फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ये 4 थिंग्स तो ऐड में आती है। लेस में क्या चला जाएगा आपका, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, ठीक है, फिर जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ये लेस में। और रिजर्व्स में, फ्री रिजर्व्स में जो एसेट्स के रिवैल्यूएशन से रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं वो काउंट नहीं होते। खैर ये तो मैंने आपको कैलकुलेट, ये ICAI ने खुद नहीं देती तो ये अपनी हेडेक भी नहीं थी। चलो, तो इसकी 100 करोड़ की कहते हैं इसमें नेटवर्थ है। माधवन इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ SCPL वाज एन अंडरटेकिंग ऑफ LSL। मतलब वो कह रहे हैं कि सर ये आपकी एक अंडरटेकिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है, अंडरटेकिंग का मतलब 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज, ये क्या कहता है, उसे सेल करना है, लीज करना है, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना है, तो क्या पास करना होगा, SR। Earlier during April 2019, in the course of normal business, LSL entered into a contract for the continuous supply of some consumables and components with Swastik Supplies Private Limited (SSPL) for a period of 3 years to be renewed with mutual consent thereafter। मतलब दो कंपनी में आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना। रमेश द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ LSL was not an interested party, उसका उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेना देना नहीं है। However, during the second year of the supply contract, Rajesh son of Ramesh purchased about 30% of the equity shares of SSPL। मतलब इस फर्स्ट कंपनी LSL का जो डायरेक्टर, उसके बेटे ने कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सेकेंड ईयर में इस दूसरी कंपनी के 30% शेयर्स परचेज कर लिए। देखो सेक्शन 184 क्या कहता है कि डायरेक्टर को अपना कहते हैं इसमें इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में उस डायरेक्टर का या अदर डायरेक्टर्स का या उनके रिलेटिव्स का मिलाकर कंबाइंड मोर देन 2% वाला इंटरेस्ट कहते हैं इसमें आता है। सबसे पहला, क्या इस डायरेक्टर ने, LSL के डायरेक्टर, क्या नाम था इसका डायरेक्टर का, रमेश द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ LSL, क्या इसके पास कोई शेयर है, नहीं, तो क्या इसे कोई इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, नो। तो बाकी डेटा तो इसी के भी यहाँ पर है। ड्यूरिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर FY 2019-2020 while verifying the earlier years document in connection with certain matters, the newly appointed auditors observed that appointment of Raghuram as an executive director was invalid by reason of certain defects and also disqualification। कोई बात नहीं, आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया, बाद में पता चला कि अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम थी। सेक्शन 176 क्या कहता है, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट इनवैलिडेट द एक्शन टेकन बाय हिम। तो जब तक पता नहीं चला आपको कि वो इनवैलिड है, तब तक उसने जितने भी डिसीजन लिए वो सबके सब क्या माने जाएंगे, वैलिड। चलो, द बोर्ड अप्राइज द ऑडिटर्स दैट सिंस हिज अपॉइंटमेंट एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, Raghuram had participated in several board meetings and assented to various decision, both pecuniary, ये सब कुछ। तो बोर्ड ने कहते हैं इसमें कुछ रिजोल्यूशंस पास की। मतलब ये कह रहा है कि उसको जो अपॉइंट किया गया था, जिसके अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट थी, उसने बहुत सारे बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बोर्ड रिजोल्यूशंस में कहते हैं इसमें उसने अपना वोटिंग किया है। इन्होंने फिर बाद में क्या किया, उसको हटा दिया और उसको कहा कि सर आपकी वजह से जो लॉसेज हुए उसको गुड करो। One of the investor, Raman, had invested substantially in the equity shares of Lotus Switchgear Limited (LSL) में, कोई बात नहीं। However, he was quite worried about the investment after going through the latest audited statement, for he found that there was continuous downward trend in the earning per share (EPS) गिर रहा है, कंपनी का बिजनेस है। He was of the opinion that directors of LSL have been getting
एग्जॉर्बिटेंट रेमुनरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा रेमुनरेशन ले रहे हैं, रिजल्टिंग इन लेसर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मतलब डायरेक्टर ज़्यादा रेमुनरेशन ले रहे हैं, उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट क्या हो गए, कम. Accordingly, he approached the registrar of companies at Shivamogga and requested for inspection of copies of the recent service contract of Arjun MD as well as Ramesh and Ripudaman whole time director. मतलब एक मेंबर कहते हैं इसमें क्या करना चाहता है, इंस्पेक्शन करना चाहता है डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसका. He was utterly surprised when he was informed by the official concerned that the service contracts with Arjun, Ramesh and Ripudaman were not in writing and therefore could not be produced for inspection. देखो जो MD WTD के अपॉइंटमेंट का कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, या तो रिटर्न में होगा, और अगर वो राइटिंग में नहीं बना तो आपको एक रिटर्न मेमोरेंडम बनाना होगा जिसमें डिटेल्स देनी होगी कि सर इनको कहते हैं इसमें क्या किया गया था, ऐसे ऐसे अपॉइंट किया गया, या तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिटर्न मेमोरेंडम, उसकी कॉपी देनी चाहिए. रमन वाज नॉट कन्विंस एंड दो इट टू बी अ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, वो कहता है सर ये तो आपने गलत किया है. LSL after complying with the required legal formalities had made some political contribution and had incurred certain expenses. देखो सेक्शन 182 में अमेंडमेंट आ गया. पहले तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की क्या थी लिमिट, कि अगर आपको 3 इयर्स इनकॉर्पोरेशन से हो चुके हैं तो आप अपने 3 इयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का 7.5% क्या दे सकते हो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन. पर बाद में उन्होंने उस लिमिट को हटा दिया, मतलब कंपनी को अगर 3 इयर्स इनकॉर्पोरेशन को हो गया तो आप वो कितना भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकती है. पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है. इनडायरेक्ट में आप उस कंपनी उस पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे ब्रोशर, सॉवरेन छपवा देते हो, या फिर कहते हैं जो इलेक्शन खड़ा होने वाला है उसके लिए एडवर्टीजमेंट और कराते हो, वो सब इसमें काउंट होगा. तो पेमेंट ऑफ 10 लाख एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू LMS पार्टी, तो ये तो सीधा काउंट हो गया. डोनेशन ऑफ 2 लाख फॉर अ पब्लिक फंक्शन and dance program of Ravi Shankar, a film star, and it can be reasonably presumed that his activities support Janata Welfare Party, ये भी political contribution. 10 plus 2 12 lakh दे दिया. Publication cost of 1 lakh incurred for inserting an advertisement in the Sournair published on behalf of Janata Welfare Party, फिर ये 1 lakh political contribution 13 lakh हो गया. Publication of pamphlet costing rupees 1 lakh, though not meant for any political party but incurred for promoting a candidate for the next state election, फिर वो भी प्रमोशन का पार्ट है 14 लाख. तो LSL ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया सर मैंने तो 11 लाख पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया, 3 लाख एडवर्टीजमेंट है. नहीं सर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 14 लाख पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन शो होना चाहिए था. अब देखो क्वेश्चंस कर लेते हैं, मेरे पास डेटा है ही, तो ज़रूरत पड़ी तो उसको मैं सीधा यहाँ से बता दूंगा, पीछे नहीं जाएंगे. 3.1 Raman who had invested substantially in LSL was informed that only copies. देखो मैंने अभी आपको आंसर क्या बताया, या तो राइटिंग में होना चाहिए MD WTD के अपॉइंटमेंट का, नहीं तो फिर आपको कहते हैं एक रिटर्न मेमोरेंडम बनाना होगा और उसकी कॉपी दे दो. तो द कंपनी शैल बी लाइबल, अच्छा इसने तो पेनल्टी पूछी है. वर अवेलेबल, Raman was not convinced and though it to be a fraudulent practice. From the following option choose the most appropriate one. मतलब कितना इनाम कहते हैं इसमें देना पड़ेगा. तो देखो सबसे पहला, अगर कंपनी रिटर्न मेमोरेंडम प्रोवाइड कर देती तो क्या उसे कोई इनाम मिलेगा. इनाम इन द सेंस पेनल्टी को इनाम कहते हैं, इसमें बोलता हूँ. द कंपनी शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी, इट शैल बी इन ऑर्डर इफ द कंपनी प्रोवाइड्स कॉपीज ऑफ द रिटर्न मेमोरेंडम सेटिंग आउट द टर्म्स एंड कंडीशन. बी आंसर सही है. अगर ये प्रोवाइड कर देती तो पेनल्टी लगती नहीं, और ये प्रोवाइड नहीं करती तो फिर पेनल्टी लग जाती. तो आंसर बी सही है. फिर अकॉर्डिंग टू महादेवन होल टाइम CS, SCPL वाज एन अंडरटेकिंग ऑफ LSL. चलो, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स LSL डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन SCPL, तो क्या पास करना होगा, SR, सेक्शन 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज A. रीजन मैं बता चुका हूँ आपको. तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ LSL शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन SCPL कंसिडरिंग SCPL एज एन अंडरटेकिंग बाय मीन्स ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन. गलत है. ऑन रेजोल्यूशन फिर गलत है. स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कितने में आ गया, 2 में आ गया. अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल SR पास कर दो, तो आंसर डी हो गया. तो इसमें लिख देना सेक्शन 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, उसकी वजह से, क्योंकि 180 क्लॉज 1 सब क्लॉज A B C D सबके लिए SR पास करने की जरूरत पड़ती है. इसमें जुरिस्डिक्शन रजिस्ट्रार वाला जो पॉइंट था वो गलत था, वरना तो ये भी आंसर बन जाता.
नेक्स्ट लेते हैं। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ द सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट राजेश सन ऑफ रमेश परचेज 30%। मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक डायरेक्टर का खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उससे फर्क नहीं पड़ता, सन के साथ उसने मिलके खरीदा होता तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता। यहाँ तो सन ने इंडिविजुअली खरीदा है तो डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो राजेश सन ऑफ रमेश, रमेश कौन था? डायरेक्टर। तो राजेश देखो क्या कह रहा है कि सर रमेश डिड नॉट इन्फॉर्म एलएसएल और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट सिंस ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर नो नीड फॉर सच डिस्क्लोजर। मतलब डायरेक्टर कह रहा है सर मैंने तो खरीदा ही नहीं, मेरे बेटे ने खरीदा है, तो 184 के अकॉर्डिंग तो जब मैं खुद परचेज करता तो बताता, मैंने तो परचेज ही नहीं किया तो क्यों बताऊं। तो डायरेक्टर सही कह रहा है, नहीं सही कह रहा है। तो द कंटेंशन ऑफ रमेश इज करेक्ट सिंस इट इज हिज सन हु इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन एसएसपीएल बिकॉज ऑफ हिज डायरेक्ट डीलिंग एंड नॉट ही पर्सनली। ये काफी हद तक सही लग रहा है। और देखते हैं। The contention of Ramesh is correct since at the time of entering into the supply contract he was not at all interested or concerned in the SSPL। देखो ये भी ठीक है पर इसने सन वाला कुछ बताया नहीं तो पार्शियल करेक्ट था। The contention of Ramesh is not correct, not correct वो तो है ही नहीं, तो आंसर आपका ए हो गया। ठीक है। हाँ, इसमें ध्यान रखना ट्विस्ट क्या होता कि अगर बाद में डायरेक्टर और उसके सन दोनों ने मिला के परचेज किया जाता और डायरेक्टर के पास मान लो कहते हैं 1% था और उसके सन के पास कहते हैं इसमें मोर देन 1%, ऐसे वो 2% का डेटा क्रॉस हो जाता तो डिस्क्लोजर देना पड़ता। ये तो हो गया। नेक्स्ट 3.4। अब इतने बड़े बड़े साइज के कहते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव बना देते हैं तो कई बार तो लगता है कि इसकी भी केस स्टडी ना पढ़ते तो भी काम चल जाता, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है। उनको जनवरी 17 में पता चला कि रघुराम हैड पार्टिसिपेटेड इन सेवरल। अच्छा, मतलब एक डायरेक्टर जिसको आपने अपॉइंट किया, बाद में पता चला अपॉइंटमेंट सही नहीं है, आपने उसको हटा दिया, तो उसने जो एक्ट्स किए थे बिफोर रिमूवल वो वैलिड है या नहीं। तो सेक्शन 176 क्या कहता है? सर वो एक्ट्स वैलिड है। द डिसीजन ऑफ बोर्ड इज करेक्ट बिकॉज नो एक्ट डन बाय अ पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड इफ इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड बाय रीजंस ऑफ एनी डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। The board is required to get all the resolution passed during the tenure of Raghuram and ascended by him ratified by ordinary resolution। गलत, बी का तो कोई सेंस ही नहीं, तो मतलब अभी तक ए ठीक दिख रहा है। The board is required to get all the resolutions passed ratified SR, ये भी गलत, जरूरत ही नहीं है रेटिफिकेशन की। The board is required to cancel all the resolutions, गलत, तो आंसर सिंपल ए। आपने अपॉइंटमेंट किया, चाहे अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम था, जब तक आप उसको हटा नहीं रहे, आपको नॉलेज नहीं होती कि उसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, सेक्शन 176 क्लियर कट कहता है कि सर जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो वैलिड है। नेक्स्ट, द केस सिनेरियो स्टेट्स एलएसएल आफ्टर कॉम्प्लाइंग विद द रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज मेड सम पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट वन। मैंने आपको कितना बताया था, कितना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया है? 14 लाख। वो एडवर्टीजमेंट भी उसी का पार्ट होता है। तो 14 लाख को आपको कहते हैं इसमें चेक करना है, ये उसको अपने P&L में 14 लाख बताना होगा। तो ये अपनी देखो थर्ड वाली केस स्टडी कहते हैं इसमें हो गई। ये सिंपल सा लॉजिक जरूर कहते हैं इसमें ध्यान रखो कि जब भी अपन केस स्टडी किसके साथ करेंगे, पहले डेटा को सॉल्व करते हुए वो टाइम खींच लेगी, और जब अपन सीधा करने को आएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्टली केस स्टडी करना चाहते हो या कैसे करना चाहते हो, क्योंकि इतनी भर भर के थ्योरी कहते हैं इसमें दे रखी हो तो मेरा मानना है जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव में डेटा कहते हैं इसमें यूज में नजर आए तो समय कर लेना फिर से। अब जैसे देखो ये फोर्थ वाली केस स्टडी लेते हैं, इतनी सारी सीधा थ्योरी तो दी है, सीधा सॉल्व करके देखते हैं, हो रही है तो ठीक है, नहीं तो वापस उस पर चले जाएंगे। मेरे पास ये पड़ा ही है उसका डेटा। फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट KBL अ लिस्टेड कंपनी इज बीइंग मर्ज्ड विद ABL विच एन अनलिस्टेड कंपनी। मतलब ये चैप्टर कहते हैं इसमें अपना 5 का मैटर यूज में आ रहा है। KBL का मर्जर किसके साथ हो रहा है? ABL के साथ। लिस्टेड का अनलिस्टेड के साथ। अगर लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड के साथ कहते हैं मर्ज होती है
तो उस अनलिस्टेड को कहते हैं तब तक अपना वापस लिस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं जब तक उसका मूड ना हो जाए। तो ये कौन सी कंपनी हुई? ट्रांसफरर। और ये कौन सी कंपनी होगी? ट्रांसफरी, क्योंकि ये ट्रांसफर केस में आ जाएगी। मर्जिंग कंपनी, मर्ज कंपनी बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। द केबीएल शेल ट्रांसफर ऑफ ऑल ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू एबीएल। ऑब्वियस सी बात है, जब ये ट्रांसफर करिए तो इसी में तो जाके मर्ज होगा। डिसाइड एज टू व्हेन द एबीएल शेल बिकम अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर केबीएल इज मर्ज्ड विद इट। मतलब एबीएल जो ये अनलिस्टेड थी, शेल बिकम अ लिस्टेड कंपनी जब तक मूड ना हो। तो ABL shall remain an unlisted company until it becomes a listed company। सही है, क्योंकि जब तक उसका मूड नहीं होगा तब तक वो अनलिस्टेड ही रहेगी। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर एक लिस्टेड कंपनी आके मर्ज हो गई, वो बेवकूफ बना रहे हैं। ABL shall immediately become a listed company after merger since KBL। गलत। ABL shall become a listed company after merger of KBL a listed company with it once the certified copy of merger is registered। ये भी गलत। डेटा सीधा ये कहता है, आप रीड कर लो, कहते हैं इसमें सेक्शन 230, फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन एक और 232, उसमें थोड़ा और उसके एक्सटेंशन के कुछ पॉइंट गिवन है कि अगर लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड के साथ मर्ज होती है तो वो तब तक अनलिस्टेड ही रहेगी जब तक कि फिर से वो लिस्टेड ना हो जाए। वो चॉइस को गिवन कर रहा है कि मूड हुआ तो हो जाओ वरना मत हो। AB shall become a listed company once the application for sanctioning the merger is filed with the tribunal। गलत। तो आंसर अभी तक के लिए A सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। According to the case scenario, the tribunal by order sanctioned the arrangement leading to merger and made provisions for all the required matters, included valuation of shares and payment to such shareholders of KBL। KBL कौन सी थी? लिस्टेड कंपनी। तो शेयर होल्डर्स को वैल्यूएशन लिस्टेड कंपनी के केस में किसके भी यहाँ पे मिलती है? सेबी रेगुलेशंस के भी यहाँ पे। ठीक है। Who decided to opt out of the transferee company ABL from the following option? Choose the appropriate one। Amount of payment or valuation for any share shall not be less than what has been specified by ROC। ROC का काम रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो कब से वैल्यूएशन बताने लग गया। Amount of payment or valuation for any share shall not be less than what has been specified by RBI। ओ हो फालतू ही ले आए। Amount of payment or valuation for any share shall not be less than what has been specified by SEBI। SEBI सही है, वो जरूर ध्यान रखो। मैंने देखो बिगनिंग में आपको एक सिंपल चीज बताई है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और डेटा मिक्स करना वो सेक्शन 8 कंपनी तो कहीं नहीं है। ये खतरनाक डेटा गिवन है, तो आपको उसे केयरफुली फॉलो करना होगा। अगर आपके पास कहते हैं इसमें टाइम हो तो वापस से उन टॉपिक को गो थ्रू करो। अगर मेमोराइज है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने जो भी नोट्स और बनाया उनके रूट से गो थ्रू कर लो, करो उनको, क्योंकि डेटा जितना क्लियर होगा उतना केस स्टडी अटेंड करने में आपका टाइम कम लगेगा। और डेटा ही क्लियर नहीं है तो बार बार कहते हैं इसमें देखते रहो, या फिर आईसीए ने जो कह दिया उसको आंसर मान लो, वो सेंसलेस थिंग है। अकॉर्डिंग टू द कंटेंशन ऑफ वन ऑफ द earlier director of KBL, the merger scheme shall be effective from the date the certified copy is registered by the ROC। नहीं, गलत है। मर्जर स्कीम कब से इफेक्टेड होता है? जिस दिन डेट वो अपॉइंटेड डेट आती है, उस वही इफेक्टिव डेट मानी जाती है। अपॉइंटेड डेट इक्विवेलेंट टू इफेक्टिव डेट। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द वन विच इंडिकेट्स द करेक्ट इफेक्टिव डेट। कौन सी मानेंगे? द मर्जर स्कीम शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। गलत है। द मर्जर स्कीम शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट बाय ABL द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ। गलत है। द मर्जर स्कीम एज कंटेंडेड बाय एन अर्लियर डायरेक्टर ऑफ KBL शैल बी डीम्ड टू इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफाइड। ये भी गलत है। तो बचा वो आंसर है, चाहे पढ़ो ही मत क्योंकि 3 गलत आ गए। अपॉइंटेड डेट लेनी है अपने को। द स्कीम शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट being the completion of 15 days from the date of receipt of the certified copy of order of tribunal। appointed date equivalent to effective date। तो आंसर डी। नेक्स्ट, it is expected that the actual implementation of scheme of merger is going to take some time। कोई बात नहीं, मतलब जितना टाइम अलॉटेड हुआ था उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एनुअल बेसिस पर एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करते रहो अगर टाइम लग रहा है तो। The board of director ABL wanted to understand the implementation monitoring procedure by the authorities and the company secretary was directed to explain the same। कोई बात नहीं। The company secretary might have suggested, उसे क्या करना चाहिए?
ABL shall until the completion of scheme file a statement in such form and within such time as may be prescribed with tribunal every year duly certified. ट्रिब्यूनल गलत वर्ड है, रजिस्ट्रार को फाइल करना है. ड्यूली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं. ABL shall until the completion of scheme file a statement in such form with such time as may be prescribed with the registrar every year duly certified by a chartered accountant, cost accountant or company secretary in practice indicating whether the scheme is being complied with in accordance with the. ये सही है B. ये तो कह रहा है स्कीम कंप्लीट होने के बाद, वो कह रही है स्कीम कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो वैसे भी गलत है. ये दोनों गलत हो गए. आपके बच्चे कहते हैं इसमें देखो ए और बी, तो 4.4 में आपका बी आ जाएगा. उसमें ए में बस ये गलती, वो ट्रिब्यूनल को फाइल करने का कह रहा है, नहीं वो रजिस्ट्रार को फाइल करनी थी, तो आंसर इसलिए बी है. 4.5 अभी इतने बड़े साइज के कहते हैं इसमें केस स्टडी, इसमें अगर अपन डेटा और पढ़ते तो जो टाइम में अभी ये खत्म हो रही है उससे और ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे थोड़ा कम समझ में आता है. अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो नीलेश वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ KBL हैड कमिटेड. अब इसमें इतना सा याद रख लेना, KBL जो मर्ज हुई है, ABL जिसमें मर्ज हो रही है, ठीक है. तो एक डायरेक्टर था नीलेश, कौन सी वाली कंपनी का, ट्रांसफर कंपनी का जो मर्ज हो रही है. उसने बहुत सारे ऑफेंस किए थे. क्या मर्जर के बाद वो ऑफेंस की लायबिलिटी से बच जाएगा? सवाल ही नहीं उठता. वो लायबिलिटी कंटिन्यू मानी जाएगी. ऑन मर्जर विद ABL इट वाज कंटेंडेड बाय नीलेश दैट द रॉन्गफुल एक्ट्स वर कमिटेड बिफोर द मर्जर एंड देयरफॉर ही शुड बी रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज पनिशमेंट. शाना वही है, वो रिलीव हो जाएगा? नहीं. फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट वन. द कंटेंशन ऑफ नीलेश इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट आते थोड़ा सही दिख रहा है क्योंकि वो गलत बोल रहा है. द लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट 13 by the officers in default of the transfer company prior to its merger, amalgamation or acquisition shall continue after such merger. यही आंसर है. The contention of Nilesh is correct since the liability in respect. correct आते तो वैसे भी गलत वर्डिंग हो गया. partially correct कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास. The board of directors of ABL are permitted to relieve Nilesh. नहीं. कंपनीज एक्ट ने कहा है कि आपकी लायबिलिटी कंटिन्यू है, तो जो ट्रांसफरी कंपनी उसका बोर्ड कैसे डिसाइड कर सकता है कि लायबिलिटी कंटिन्यू होगी या नहीं? ये तो वैसे भी गलत हो गया. एक और है 4.6. अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो वंस द रिक्वायर्ड इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर ऑफ मर्जर इज कंप्लीटेड द मैनर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ KBL शैल बी डिस्कस्ड. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द एप्रोप्रिएट वन. देखो जो कंपनी मर्ज्ड हो चुकी है उसकी बुक्स आपको मेंटेन करनी है. अगर आपको उसे डिस्पोज करना है तो पहले किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की. ये शायद सेक्शन 238 है, नॉट श्योर, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना बंदा अपॉइंट करके कि चेक करेगी कि सर उनकी बुक से पता कर लो कोई एविडेंस मिल रही है क्या गड़बड़ की. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से बुक्स डिस्पोज ऑफ हो सकती है. ये कह रही है सीधा डिस्पोज ऑफ कर दो, गलत है. ये कह रहा है 8 ईयर्स तक मत करो उसके बाद कर दो, ये भी गलत है. ये रहा CG. आंसर क्या गया? C. तो C इज द करेक्ट वन. हाँ C आ गया आपका आंसर. अब देखो नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट बड़ी केस स्टडी है. ओहो इसमें तो शुरुआत में डेटा ही डेटा आ गया. चलो इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं. LTSL इज ऑपरेटिंग इन द डोमेन ऑफ द लॉजिस्टिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. कोई बात नहीं, मतलब पब्लिक कंपनी अभी के लिए काम का डेटा है. इसकी प्रेजेंस बहुत सारी जगह, उससे फर्क नहीं पड़ता. हाँ काम की चीज आ गई. एज पर AOA द कंपनी कैन अपॉइंट अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स एंड ऑल द डायरेक्टर्स आर रोटेशनल. सेक्शन 152 क्लॉज 6 क्या कहता है कि जब तक किसी कंपनी का AOA ये नहीं कहता कि सारे डायरेक्टर रोटेशनल होंगे, तो रोटेशनल डायरेक्टर कितने होते हैं? 2/3. और एक्चुअल कहते हैं इसमें रिटायर कितने होंगे? 1/3. और रोटेशनल डायरेक्टर में कौन काउंट नहीं होता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काउंट नहीं होता. प्रेजेंटली द कंपनी हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ 14 डायरेक्टर्स, ऑफ विच 9 आर एग्जीक्यूटिव एंड रिमेनिंग 5 आर नॉन एग्जीक्यूटिव. चलो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
ऑथराइज शेयर कैपिटल आपकी है, कहते हैं इसमें 15 करोड़, चलो कोई बात नहीं, मतलब 15 करोड़ शेयर्स है। पेड अप कैपिटल है 8.42 करोड़, ये 31 मार्च 19 का डेटा है। टर्नओवर है 84 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स है 42 करोड़, कोई बात नहीं। In the AGM held on 20th August 19, Anil, Badal, Chanchal and Damodar were appointed as director in place of Mohan, Naveen, Om and Prasad by passing a single resolution with simple majority. It is to be noted that earlier a motion authorizing the appointment of Anil, Badal, Chanchal and Damodar by a single resolution was passed in the meeting and not a single votes cast was against such motion. देखो सेक्शन 162 क्या कहता है, 2 और मोर डायरेक्टर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन, मतलब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या करना है, अलग अलग रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन अगर कोई मोशन पहले पुट किया गया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर्स बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन, अगर एक भी वोट उसके अगेंस्ट में नहीं पड़ता, इसका मतलब सारे मेंबर्स आते थे कि सर टाइम बचाओ, सबका काम एक साथ निपटाओ, तो फिर 2 और मोर डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन, तो ये अपॉइंटमेंट वैलिड है। बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 20, देखो पहले 19 का था, अब 20 का आ गया, तो लेटेस्ट कौन सा हो गया 20। ऑथराइज कैपिटल 15 करोड़ वही है, पेड अप कैपिटल 8.42 करोड़ वही है, टर्नओवर चेंज हो गया, देखो आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स ये भी 2 करोड़ से कम हो गए, ये भी चेंज हो गए। इट इज नोट वर्दी दैट ड्यू टू द इंक्रीज टर्नओवर देयर अरोज द रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटिंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपका टर्नओवर बढ़ गया, इसके लिए आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। पहले कितना था 84, ठीक है ठीक है। देखो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का फॉर्मूला, ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का फॉर्मूला, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का फॉर्मूला सब सेम है, ऑल 3 का एक ही डेटा यूज में आता है। या तो लिस्टेड कंपनी तो वैसे अपॉइंट करेगी, उसमें कोई डेटा नहीं, सीधा लिस्टेड ही अपने आप में डेटा है। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसकी पेड अप कैपिटल कितनी हो 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना हो 100 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कितनी हो एक्सीडिंग 50 करोड़। तो देखो पेड अप कैपिटल 8.42 करोड़ वो तो पूरा नहीं हो रहा, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है वो 50 करोड़ से कम है तो वैसे भी नहीं हो रहा, टर्नओवर कितना हो गया 120 करोड़, इसका मतलब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। ये कंपनी कौन सी थी अनलिस्टेड, अगर लिस्टेड होती तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और फ्रैक्शन नंबर टू 1/3 जो आ रहा है नियरेस्ट टू 1/3 उसको राउंड ऑफ करेंगे 1, एनी फ्रैक्शन नंबर। ये कौन सी कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी, तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम हो जाएगा 2 से। तो इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात की। सिंस द कंपनी वाज रिक्वायरिंग टू अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड विद सच अपॉइंटमेंट वुड गो अप टू 16 डायरेक्टर्स, क्योंकि 14 तो पहले से ही थे, और एओए कहता है कि कितने हो सकते हैं 15। तो हमने एओए को ऑल्टर कर दिया। एओए ऑल्टर किससे होगा, ये डायरेक्टली फाइनल का पार्ट नहीं है, ये इंटर का पोर्शन है सेक्शन 14, तो उसके लिए क्या पास करना पड़ता है एसआर। एसआर पास करके आप एओ को क्या कर सकते हो ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर ऑल्टरिंग द डायरेक्टर्स द कंपनी प्रोसीड टू अपॉइंट 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ द मैंडेटरली रिक्वायर्ड 2, सिंस इट वाज फेल्ट दैट सच स्टेप वुड स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई बात नहीं, आपको 2 करने थे, आपने 4 कर दिए, बहुत खुशी की बात है। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वर मिस्टर एकम, who is considered influencer on supply chain management and has a lot of expertise, Mr. Prajna, who is a marketing expert, Mrs. था पहले भी, Ruchita, who is MBA, Mr. Amit, who is skilled in developing customized software। तो मतलब 14 आपके पास थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिला के टोटल कितने हो गए 18। Subject to the above developments, the time to hold AGM approached. It was conducted on 12th August 20. कोई बात नहीं, आपने बुला लिया। Through video conferencing after complying with applicable provisions of Companies Act 13, read with general circular dated। कोई बात नहीं, MC ने एक सर्कुलर निकाला था। मतलब देखो MC ने एक तो सर्कुलर कहते हैं, इसमें निकाल के क्या कह दिया कि जो अपना 2 बोर्ड मीटिंग का मैक्सिमम गैप है, ये कोरोना की वजह से आया था, वो 120 डेज से बढ़ा के 180 डेज किया गया, केवल वो कोरोना की सिचुएशन में। बाकी नॉर्मली 120 डेज ही आपको क्या करना है फॉलो करना है। इन दिस केस सिनेरियो अनिल, बादल, चंचल एंड दामोदर वर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन। क्या अपॉइंटमेंट वैलिड है? यस, द अपॉइंटमेंट इज वैलिड बिकॉज बिफोर एंड अ मोशन ऑथराइजिंग देयर अपॉइंटमेंट बाय सिंगल रेजोल्यूशन वर पास इन द मीटिंग एंड नॉट अ सिंगल वोट। ये सही आंसर।
आगे देखो द अपॉइंटमेंट ये नॉट वैलिड तो वैसे भी हट गया। ये कह रहा सिंपल मेजोरिटी से वैलिड नहीं है, एसआर पास करना था, गलत है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किससे होता है? ओआर, और ओआर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। ये भी गलत हो गया, ये तो वैलिड नहीं करा, तो आंसर ए है। ठीक है, सेकंड लेते हैं। इन द गिवन केस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स डायरेक्टर आर रोटेशनल, हैड दिस बीन नॉट द केस, हाउ मेनी डायरेक्टर वर रिक्वायर्ड टू रिटायर एट द एजीएम। देखो वर्डिंग क्या कह रही है, ध्यान से समझो। हमने ऊपर थ्योरी क्या देखी थी कि सारे डायरेक्टर्स कहते हैं इसमें कौन से रोटेशनल। अब ये क्या कह रहा है कि अगर सारे डायरेक्टर्स रोटेशनल नहीं होते तो कितनों को रिटायर होना है? 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो अपने पास कहते हैं इसमें जो डेटा था उसमें टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं? 18। अच्छा ये तो 20 अगस्त की बात कर रहा है, और वो 4 अपन ने कब अपॉइंट किए थे? बाद में। 4 देखो कब अपॉइंट हुए हैं, 31 मार्च 20 के बाद आपने 4 को अपॉइंट किया, तो वो डेटा पे भी अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने को 19 वाला डेटा पर जाना है, जब अपने पास कितने डायरेक्टर्स थे? 14। ठीक है, सबसे पहला देखो 14 डायरेक्टर्स आपके पास हैं, तो 14 का पहले तो क्या निकालो? 2/3, फिर 2/3 का क्या निकालो? 1/3, और राउंड ऑफ करके क्या लाना है? 1। सही। तो यहाँ पर आपके पास 14 डायरेक्टर्स थे, पहले 14 का अपन ने देखो इसमें क्या निकाला है? 2/3। कैलकुलेट करो कितने परसेंटेज आते हैं। फिर अगर नियरेस्ट टू 1/3 आ रहा है उसको अपन 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर आंसर देखो आ जाएगा आपका 3। मतलब आप डेटा कैसे सॉल्व कर रहे हो इसको चेक कर लो। 14 इसका निकाला आपने 2/3, जो भी आया उसका फिर अपन ने क्या निकाला? 1/3, तो इसकी वजह से आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 31 मार्च 20 को अगर कंपनी का टर्नओवर 87 करोड़ होता एंड द पेड अप शेयर कैपिटल इज 12 करोड़, तो क्या कंपनी को अपॉइंट करना होता 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? यस। मैंने अभी आपको डेटा बताया 10 करोड़ और मोर पेड अप कैपिटल होती है, अपॉइंट करना पड़ता, तो आंसर है यस। ये कह रहा है नो नीड, गलत है। इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ओनली 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, गलत है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिंस द पेड अप, ये सही है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ओनली 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिंस द पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल इज बिलो 15, गलत है। आंसर सी। नेक्स्ट, according to the case scenario the company altered its AOA so as to increase the total strength of director up to 20 from 15, which of the following option is applicable in such case of alteration? AOA SR से alter होता है, तो AOA OR गलत, OR फिर कहते हैं इसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अप्रूवल, गलत। AOA बोर्ड रेजोल्यूशन विद 75% मेजोरिटी, गलत। AOA SR सही, तो आंसर डी। 12 अगस्त को आपने क्या किया? एजीएम बुलाया। अब टोटल डायरेक्टर्स कितना हो गया? 18, 12 अगस्त 20। ठीक है, ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स आर रोटेशनल, हाउ मेनी डायरेक्टर्स वुड हैव गॉट रिटायर्ड एट दिस एजीएम? देखो उसने साफ शब्दों में कह दिया सारे रोटेशनल है, तो जब उसने सीधे कह दिया सारे रोटेशनल है तो 2/3 निकालने की जरूरत नहीं है। ये डेटा जरूर क्लियर कर रख लेना। सेक्शन 152 क्लॉज 6 कहता है कि until the AOA of a public company provides for retirement of all directors not less than 2/3 of total number of directors being the person whose office shall be determined to retire by rotation, not less than 2/3। अगर AOA में कुछ भी नहीं लिखा होता और एक्चुअल रिटायरमेंट किसका होगा? 1/3 का। अब AOA में कहा हुआ है कि सारे रोटेशनल है, तो रिटायरमेंट सीधा ही किसका निकालो? रोटेशनल का 1/3। अब रोटेशनल का 1/3 18 है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर नहीं होते, तो 18 में से पहले क्या कर दो आप? 4 को लेस कर दो, बचे कितना? 14। अब 14 का क्या निकालो? 1/3। जो नियरेस्ट टू 1/3 जाता है उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दो? 1। तो देखो 14 है, नियर अबाउट टू 15, तो 5 डायरेक्टर्स, बी, सिंपल। तो ये आपके देखो 5th वाली केस स्टडी कहता है इसमें हो गई। सही है, ध्यान ये रखो कि केस स्टडी सिनेरियोस डिफिकल्ट नहीं है, पर ये थोड़ा सा एक्सरसाइज ऑफ माइंड ज़्यादा करवाते हैं। वीएसआई ये सारे केस स्टडी सिनेरियो धीरे धीरे आपको कहते हैं इसमें क्या करवाएगी? कंप्लीट। वीएसआई ने जब टास्क लिए तो आप जानते हैं वीएसआई कंप्लीट कहते हैं इसमें कराएगी। आपको इसकी टाइम टू टाइम नॉलेज कैसे हो,
इसके लिए आप VSI का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहाँ से आ जाएगा डेटा। टेलीग्राम कहते हैं इसमें जो ग्रुप है उसको सब्सक्राइब कहते हैं इसमें कर लो, तो वहाँ से डेटा मिल जाएगा। ताकि आपको कहते हैं इसमें हम जब जैसे अभी हम MCQ करवा रहे हैं, ठीक है, फिर आगे MTP आएगी वो भी करवा देंगे, RTP आएगी वो भी सॉल्व करा देंगे, कोई अमेंडमेंट आया वो भी बता देंगे, तो आपको उसकी कहते हैं इसमें टाइम टू टाइम नॉलेज रहेगी। ठीक है, चलो एक केस स्टडी और कर लेते हैं, 6th वाली। सिक्स्थ वाली में डेटा है, डेटा को फटाफट करते हुए चलते हैं। मैसर शीतल केमिकल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये ध्यान रखना। डीलिंग इन पेट्रोकेमिकल्स विच आर, ये तो फालतू की वर्डिंग है। एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, इसकी पेड अप कैपिटल है 40 करोड़ अगेंस्ट ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ और टर्नओवर है 300 करोड़। देखो लिस्टेड कंपनी है तो इस डेटा का वैसे ही कोई सेंस नहीं है। कंपनी में 13 डायरेक्टर्स है, नेमली A to M13, कोई बात नहीं, A1 B2 C3 D4 E5 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देखो लिस्टेड कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एनी फ्रैक्शन नंबर इन 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ एज 1। मतलब अगर वो कहते हैं इसमें 0.50 से कम भी है तो भी उस फ्रैक्शन नंबर को 1 काउंट करेंगे। अब इसमें टोटल 14 डायरेक्टर्स है, 1/3 क्या होना चाहिए लिस्टेड कंपनी के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो 1/3 ऑफ 14 कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग। एनी फ्रैक्शन नंबर को राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे 1, तो मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए 5। इसने ऑलरेडी 5 अपॉइंट किए हैं, चलो ये तो सही है। AOA के अकॉर्डिंग कहते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 होने चाहिए, कोई बात नहीं। SCL remains ever conscious to corporate governance and ensure compliance to legal provisions, both letter and spirit, ये तो फालतू है। L12 is the managing director of the company, whereas M13 is the only woman director। देखो लिस्टेड कंपनी थी तो इसको वैसे भी वुमेन डायरेक्टर 1 अपॉइंट करनी थी और इसके पास है। द कंपनी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड रिक्विजिट कमिटीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। कंपनी ने एक ऑडिट कमेटी बनाया जिसमें 8 डायरेक्टर्स हैं। ऑडिट कमेटी में 3 और मोर डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसमें हो, मेजोरिटी में हो। इसके पास कितने डायरेक्टर्स हैं 8, मेजोरिटी किस पे बनेगी 5 पे, तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमेटी में होने चाहिए 5। तो इसने ऑडिट कमेटी में A to E, ये सारे अभी अपन ऊपर देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनको अपॉइंट किया है, सही है। अर्लियर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 March 19, द कंपनी सक्सेसफुली कन्वीन्ड एन AGM ऑन 25th रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे ऑन द फेथफुल डे ऑफ AGM while रिटर्निंग टू मुंबई। देखो AGM की डेट कौन सी है 25 September 19। जब AGM हुई तो वहां से कहते हैं इसमें जो M13 कौन थी, वुमेन डायरेक्टर, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और काम खत्म हो गया। AGM की डेट कौन सी है 25 September 19। वुमेन डायरेक्टर की इंटरमीडिएट वैकेंसी कब तक फिल हो जानी चाहिए, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, ठीक है, ऐसा तो लिखा हुआ है एज अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो भी बात की हो, ठीक है। डेट ऑफ AGM कौन सी है 25 September 19, ठीक है। इससे जब वो वापस आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये डेट ऑफ वैकेंसी बन गई। लेटर ऑन अ बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9/1/20, 9/1/20 मतलब 25 September 19 के 3 months से तो बाद की है। अपना वर्डिंग क्या था 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, तो यहाँ बोर्ड मीटिंग क्या आ रही है लेटर, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉइंटमेंट वैलिड होगी। N14 a financial professional and daughter of deceased woman director M13 was appointed as director to fill the vacancy of woman director, कोई बात नहीं। It may be noted that before 9/1/20 a board meeting was held on 15/9/29। 15/9/29 किससे पहले की डेट है, AGM की पहले की डेट है। AGM कब है 25 September 19। बेवकूफ बनाने के लिए डेटा दिया है, देखो 25 September 19 डेट ऑफ AGM है, सितंबर कौन सा महीना होता है 9th, सही है भाई। अपना सितंबर वाले मंथ में चले जाओ तो वैसे भी कौन सा मंथ कहते हैं इसमें आएगा आपका, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई कहते हैं इसमें 7, अगस्त आपका 8, सितंबर कौन सा हो गया 9 ही है। यहाँ सितंबर दिया और यहाँ पर ये दिया, तो बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, अरे पहले आ गई थी ये डेट, नहीं गलत है, ये बेवकूफ बनाने की डेट है, 2 लाइनें सीधी काट सकते हो। फिर
SCL is a growing company which wants to diversify its business. ठीक है ठीक है ठीक है। इसने क्या किया, ब्रिंग बोर्ड में O15 हु इज अ केमिकल इंजीनियर, इसको भी कहते हैं इसमें लिया है। बिसाइड प्रोडक्शन ही इज वेल वर्स्ड, ठीक है। इट इज होप दैट ही सेल बी शार्प वैल्यूएबल एसेट्स। अकॉर्डिंगली अ बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 6 मार्च 2020 टू अपॉइंट O15 एज एडिशनल डायरेक्टर। देखो एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा, ठीक है, AOA कहता है, और उसका टेन्योर कितना होगा, नेक्स्ट कहते हैं इसमें AGM तक। एज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर वाज वेल विद इन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय AOA। AOA ने कहा 15, एक की डेथ हो गई तो 15 ही है। अब आपको बताना है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ O15 एज एडिशनल डायरेक्टर, अनदर बोर्ड मीटिंग ऑफ SCL वाज हेल्ड ऑन 17/7/20 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू चूज द करेक्ट वन विच इंडिकेट्स द quorum फ्रॉम द करेक्ट बोर्ड मीटिंग। देखो quorum किससे बनता है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू मिनिमम 2, ये सेक्शन 174 कहता है। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 15, उसका 1/3 कितना है, 5, तो 5 डायरेक्टर से quorum बन जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी, हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द quorum, सेम 1/3 और मिनिमम 2। तो 1/3 देखो 8 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, 8 का आप क्या करो, पहले 1/3 निकाल लो, जो आपका डेटा कहते हैं इसमें आता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 आपके चाहिए, और जिसमें ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सी दिया है ना इसका, थ्री। फिर फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर द डेथ ऑफ M13 अ डॉटर N14 वाज अपॉइंटेड। हमने कैलकुलेट कर लिया ये अपॉइंटमेंट वैलिड है, तो नो 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 तो वैसे ही गलत हो गया, एक ही आंसर है यस, जस्टिफाइड, तो ये आपका डी बन गया। फिर इन द अबव केस सिनेरियो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इट इज एज्यूम दैट नो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, मतलब कंपनी में MD WTD है ही नहीं, तो कितना रेमुनरेशन बाकी डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। सेक्शन 197 क्या कहता है, ओवरऑल कहते हैं रेमुनरेशन कितना है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ओवरऑल, ठीक है। अगर आपके पास 1 MD WTD हो तो उनको कितना मिलेगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 2 MD WTD हो तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपके पास MD WTD है तो बाकी डायरेक्टर्स को कितना मिलता, 1, नहीं है तो बाकी को कितना मिलेगा, 3। तो अपने को चेक कितना करना है, देखो 3, सिंपल, ये आंसर। इन द गिवन केस सिनेरियो ऑडिट कमिटी फॉर्म बाय SCL कंटेन 7 मेंबर्स, मान लो कह रहा है 7 है। इफ देर आर ओनली 6 मेंबर्स इन द ऑडिट कमिटी, तो आउट ऑफ 6, इफ पूछा इसने, थे तो ऊपर 8, ये 7 कहां से लाया मुझे समझ में नहीं आया। इफ देर आर ओनली 6 मेंबर्स इन द ऑडिट कमिटी, तो आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए मेजोरिटी में, तो 6 की मेजोरिटी किस पे बनेगी, 4। तो आंसर देखो 6.5 का आपका सिंपल बी आ जाएगा, 4। तो इस क्लास के लिए इतना अपना MCQ बहुत है, बाकी फिर अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कहते हैं इसमें और MCQ करेंगे, ठीक है।